नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर स्कूल के यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों के बाद हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिर्ची या लाल मिर्ची की विभिन्न बीमारियों के बारे में। पहले वीडियो में हमने रोगों के बारे में पढ़ा, आपने निश्चित ही ये वीडियो आपने देखा होगा। आज का वीडियो जो हम बात कर रहे हैं ये बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर मिर्ची से अधिक उत्पादन लेना है हमें, तो इसकी बीमारियों पर हमें ध्यान देना होता है। आप एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन यदि हमने बीमारियों पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि हमारी जो फसल, जो मेहनत किया गया है फसल पर और जो हमने पैसा लगाया है वो नष्ट हो जाए, हो सकता है उसका हमें हानि हो सकती है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपके खेत में अगर बीमारी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं है, मान लीजिए आपकी फसल बहुत अच्छी हो गई, जैसे विल्ट की हम बात करें तो विल्ट में अच्छी फ्रूटिंग आ जाती है, मान लीजिए फूल आ गया, फ्लावर आ गया, फल आ गया, उसके बाद विल्टिंग आना चालू होता है। तो इस कंडीशन में आप कैसे कंट्रोल करेंगे मिर्ची को? तो हम किस तरह से मिर्ची का नियंत्रण कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं मिर्ची की, उसके बारे में आपके साथ आज डिस्कशन कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मिर्चियों में कौन कौन सी बीमारियां लगती है। इसमें हम देखें तो जड़ वाली बीमारियां लगती है। दो तरह से मैं इसको आपको क्लासिफाई करूंगा। एक तो जड़ वाली जो जड़ में लगती है, दूसरी है आपकी जड़ के ऊपर, मतलब स्टेम में लगती है, पत्तियों में लगती है, फल में लगती है। इस तरह से आपकी बीमारियां आती है। जड़ में लगने वाली बीमारियां जो है वो मुख्यतः 3 से 4 प्रकार की है, मतलब 4 प्रकार की बीमारियां जड़ में लगती है मिर्ची के खेत में। सबसे पहले हम बात करें तो जब आपकी मिर्ची नर्सरी में होती है तब आपको डैम्पिंग ऑफ देखने को मिलती है। उसके बाद जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं खेत में तो विदिन 10 से 15 दिन में आपको डैम्पिंग ऑफ, या जिसे बोलते हैं आर्द्र गलन, देखने को मिलता है। यह पिथियम नामक फंगस से होता है। पिथियम को आप समझ रहे होंगे, पिथियम नामक फंगस से हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो जड़ में लगने वाली बीमारी है वो है कॉलर रॉट। कॉलर रॉट की पहचान है जो जमीन होते हैं, जमीन के पास में जब हम देखते हैं तो उसका कॉलर रीजन है वो सड़ जाता है और उस पर सफेद कलर की फफूंद जम जाती है। और ये बीमारी मिर्ची की सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है, क्योंकि यह सारा जो कॉर्टेक्स है और जो कैम्बियम है उसको चोक कर देता है। और चोक करेगा तो यहाँ से भोजन ऊपर नहीं जाएगा, और भोजन ऊपर नहीं जाएगा तो मिर्ची की है जो डेथ हो सकती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो विल्ट, जो इसे हम उखटा रोग कहते हैं। ये रोग तो ऐसा है कि जब हमारी मिर्ची 35 से 40 दिन 45 दिन की हो जाती है, जब फूल फ्लावर और बढ़िया उसमें सेटिंग हो गई है, उस स्थिति में हमें विल्ट जड़ में देखने को मिलती है। और जब विल्ट आता है तो एक साथ ये पौधों को ले जाता है लाइन टू लाइन। और कई बार देखा गया है कि जहां पर जल निकास अधिक होता है, जल निकास जहां पानी भरा हुआ रहता है, उस स्थिति में हमें विल्ट देखने को मिलता है। फ्यूजेरियम विल्ट कैप्सिसी नाम से होता है, ये देखने को हमें मिलता है। इसके बाद एक आता है बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट थोड़ा सा अलग है और ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के माध्यम से होता है। तो ये इतनी जो बीमारी थी ये आपकी जो जड़ों में लगती है उसमें इतनी बीमारियां हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेम, मतलब जो जमीन से ऊपर वाले भाग में, तो इसमें भी कुछ बीमारियां होती है। मैं बात करूं मिर्ची में लगभग जो 26 बीमारियां लगती है, उसमें मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो 10 बीमारियां ऐसी है जो मिर्ची में आपको देखने को मिलती है। 4 तो मैंने आपको बता दी है। अब ऊपर जो आपको दिखती है, सबसे पहले आपको दिखती है वायरस की, जिसे हम लीफ कर्ल वायरस कहते हैं। इसको फैलाने वाला व्हाइट फ्लाई है, आपने देखा ही होगा, जो सकिंग पेस्ट का एक कॉम्बो है, वो इसे फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपने पहली देखी ऊपर लीफ कर्ल। लीफ कर्ल में क्या होता है, पत्तियां जो है वो आपकी नावनुमा हो जाती है और पीली हो जाती है, और जो पौधे की ग्रोथ होती है वो रुक जाता है, और उस जो भी फल होता है वो छोटा हो जाता है, छोटा और मोटा हो जाता है, और साथ में पौधे की ग्रोथ एकदम रुक जाती है। ये लीफ कर्ल के कैरेक्टर है। दूसरा है चिली का मोजेक आता है। चिली के मोजेक में क्या होता है कि पत्तियां जो है वो भी पीलेपन लेके हुए, वो ग्रोथ उसमें भी रुक जाती है और पौधा स्टेंटेड हो जाता है, पौधे की ग्रोथ इसमें भी नहीं होती है, पर नावनुमा इसमें पत्तियां नहीं होती है। अगली हम बात करते हैं जो डायबैक आपको देखने को मिलता है, जिसे डायबैक या फ्रूट रोड भी बोलते हैं। डायबैक में क्या होता है कि जो हमारी पौधा है, जब पौधा 35 से 40 दिन का हो जाता है, जिसकी हाइट अच्छी होती है, तो वो ऊपर से सूखने लगता है।
स्टेम जो होती है, ऊपर की जो टहनियां होती है वो सूखने लग जाती है। साथ में जो फल है हमारे वो सड़ने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि इसमें काले काले धब्बे बन जाते हैं। तो ये जो है डायबेक और फ्रूट रोट हम इसे कहते हैं। इसके बाद एंथ्रेक्नोज हमें देखने को मिलता है। एंथ्रेक्नोज थोड़ा सा डिफरेंट है, ये फलों में हमें देखने को मिलता है। और जो फल देखते हैं तो व्हाइट कलर के चकते बन जाते हैं। ये व्हाइट कलर के जो चकते होते हैं ये ही एंथ्रेक्नोज कहलाते हैं। इसके बाद है लीफ स्पॉट। एक होता है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, जो सर्कोस्पोरा फंगस से होता है, जिसमें आप पत्तियां भी देख सकते हो, इस तरह की पत्तियां हो जाती है। और ये फल आने के पहले हमें देखने को मिलती है। जब बरसात थोड़ी सी अधिक होती है तो उस स्थिति में हम पत्तियों को देखते हैं कि वो पीली धब्बे हो जाते हैं उसके ऊपर, पीले पीले कलर के, और पूरी पत्ती पीली होकर नीचे से गिरने लग जाती है। तो हम देखते हैं कि पूरा पौधा ही हमारा पीला हो गया है। ठीक है। लीफ स्पॉट भी एक तरीके से ऐसे ही हमारा फंगस है, जो हमारा कोलेटोट्राइकम है, इसके माध्यम से ही ये होता है। आगे अगर हम बात करते हैं अगर लीफी एरिया में, तो ये इतनी बीमारियां, एक है किनोफोरिया ब्लाइट। मिर्ची का एक पेस्ट जो डिजीज है वो किनोफोरिया ब्लाइट। ये ब्लाइट जब आता है तो जो पौधे की ऊपर हाइट ली हुई है, जैसे पत्तियां हैं, फ्लावर है, ये छोटे छोटे सूखने लगती है। तो जब छोटे छोटे सूखने लगती है और जब इसका हम नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये जो बीमारी है ये पूरी की पूरी पौधे में फैलकर ऐसा लगता है कि पौधा पूरा ऊपर से जल गया है। और जब पौधा पूरा ऊपर से जल जाता है तो हमें लगता है कि ये किनोफोरिया ब्लाइट डिजीज है। ये एंथ्रेक्नोज से थोड़ा डिफरेंट है, डायबेक से थोड़ा डिफरेंट है। डायबेक में टहनियां मुड़ने लगती है और किनोफोरिया ब्लाइट में जो है आपके फूल हैं वो जलने लग जाते हैं। तो भाई ये दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखना। इसके बाद यदि हम बात कर रहे हैं वो है पाउडर मिल्ड्यू। इसको हम बोलते हैं भभूतिया रोग भी इसे बोलते हैं। और ये इमेजेस में आप देखिए, मैं ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, बस आप इमेजेस को ध्यान रखिए। जब आप इमेजेस को ध्यान में रखेंगे तो आपको डेफिनेटली आप जो है बीमारियों को समझ पाएंगे। ये भभूतिया रोग आपको देखने को मिलता है जब आपके मॉइस्चर ज्यादा होती है ठंड के समय में, मतलब नवंबर के अंत में, दिसंबर की शुरुआत में आपके खेत में पाउडर मिल्ड्यू देखने को मिलता है। तो कई बार हम ये कहते हैं कि किसानों के दिमाग में ये रहता है भाई कि पाउडर मिल्ड्यू तो आएगा ही, तो हम क्यों स्प्रे करें। तो इस वजह से वो स्प्रे नहीं करते हैं या कंट्रोल नहीं करते हैं पाउडर मिल्ड्यू को। इसकी वजह से एक दो बार जो होते हैं हमारे वो हम नहीं ले पाते हैं, एक दो बार हमारे रह जाते हैं, मतलब हमारी फसल जो है वो नुकसान होने के कगार पर आती है। इसलिए किसान भाइयों यहाँ पर अब इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो इस तरह से ये इतनी किस्में हैं, इतनी तरह की बीमारियां जो जहां तक मैं कर रहा हूँ 8 10 9 10 एक बीमारियां हो गई है, इतनी बीमारियां हमें लगती है। अब देखिए, आप एक चीज में आपको समझा दूं कि मिर्ची में जब बीमारी स्टार्ट होती है वो जमीन से स्टार्ट होती है। अब हम इनके नियंत्रण में यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको खेतों में जो इनका इनाकुलम है, जैसे आप जिस खेत में मिर्ची लगा रहे हो तो उस मिर्ची के सारे डंठल वंठल जो है उन सारे को अच्छे से उखाड़ कर जलाएं। साथ में गहरी जुताई कराएं। गहरी जुताई हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये जो जितने भी बीमारियां हमने बताई, इनका कवक जो होता है वो हमारी जमीन में रहता है। कहाँ रहता है? हमारी जमीन में। जब हमारी फसल नष्ट हो गई, हमारी फसल खत्म हो चुकी है मार्च अप्रैल के महीने में, तो उसके बाद ये फंगस क्या करती है, जमीन में या जमीन में अगर मिट्टी जो मिर्ची के पत्तियां हैं या स्टेम है उसके ऊपर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। इसलिए आपको आवश्यक है कि गहरी जुताई आपके खेत की होनी चाहिए। साथ में जितने भी पत्तियां हैं, मिर्ची की टहनियां हैं, उनको आसानी से निकालकर जलाकर नष्ट करें, या तो जमीन में गाड़ दें या उसका खाद बना लें। इसके बाद जब आप मिर्ची की नर्सरी तैयार करते हो उसमें आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, साथ में स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को आपको नर्सरी में जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उस समय आपको देना है, ताकि जो हानिकारक फंजाई है वो नष्ट हो जाए। जैविक तरीके से मैं आपको नियंत्रण अभी बता रहा हूं, इसके बाद मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ में आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा नर्सरी में देनी है, ताकि डैम्पिंग ऑफ बीमारी, जो सूखने वाली बीमारी है, डैम्पिंग ऑफ आप समझ रहे हो ना, डैम्पिंग ऑफ क्या होती है। डैम्पिंग ऑफ आप देख ही रहोगे, जब हम मिर्ची लगाते हैं नर्सरी में तो छोटे छोटे जब हमारा बीज उगता है और उगने के 4-5 दिन 10 दिन बाद हम देखते हैं कि वो गिरने लग जाता है, अपने आप गिरने लग जाता है, तो वो डैम्पिंग ऑफ कहलाता है। तो ये प्री और पोस्ट दो तरह का होता है। प्री का मतलब ये हुआ कि ये बीज में से आया, पोस्ट मतलब ये है कि जमीन में से आया। ठीक है ना, जो ये जो हमारा पीथियम है ये।
तो ये डैम्पिंग अप के कैरेक्टर से, तो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा है, उसको आप जरूर नर्सरी में डालें ताकि आपकी जितनी भी समस्या है वो नष्ट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं खेत की तैयारी के समय, जब आप नर्सरी के बाद जब खेत में ले जा रहे हैं तो आप जो है ट्रीटमेंट करके बोए, मतलब आपकी जो सीडलिंग है उसको ट्रीटमेंट करके बोले फंजीसाइड के साथ, जैसे आपका कार्बेंडाजिम मैंकोजेब है, साथ में ट्राइकोडर्मा विरिडी है। ट्राइकोडर्मा विरिडी को हम 4 ग्राम ले सकते हैं और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को 10 ग्राम ले सकते हैं प्रति लीटर में, इसका हम ट्रीट करेंगे। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर ये आपको चाहिए है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई कीजिए, मैं इसको A1 क्वालिटी का आपको दिलाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद जब खेत में आप जब मिर्ची को ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उस समय भी आपको ये जो बायो एजेंट्स हैं जैसे ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, इनको ड्रीप में प्रति एकड़ लगभग 1 लीटर चलाना है। और यदि आपके पास ड्रीप नहीं है तो आप गोबर की खाद में 50 किलो में मिला लीजिए, एक एक किलो, और गुड़ के साथ इसको सारे ही खेत में छिड़क दीजिए या रेत के साथ छिड़क दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो हानिकारक फंगस प्रिवेंटिव रूप से मैनेजमेंट हो जाएगा। देखिए इस चीज को मैंने देखा है, कॉलर रोट और विल्ट, ये 2 बीमारी ऐसी है कि मिर्ची को पूरा तहस नहस कर देती है, मिर्ची को पूरा नष्ट कर देती है। तो यदि हम बचाएंगे तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर माना जाता है भाइयों। तो प्रिवेंशन हम करेंगे स्यूडोमोनास से और ट्राइकोडर्मा से। इसके बाद भी अगर थोड़े बहुत सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं तो व्यक्तिगत बीमारियों के लिए व्यक्तिगत दवाइयां हैं। जैसे मैं आपके लिए बात करूं सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट का, अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2.5 ग्राम मात्रा को पर लीटर आपको देना है। साथ में यदि ये नहीं है तो मैंकोजेब को आप स्प्रे कर सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर वाटर में मिलाकर। इसके बाद मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सारी बीमारियों के बारे में बताता हूं। मान लीजिए आपके खेत में डैम्पिंग ऑफ लगी है तो इसके लिए आपको सीड का ट्रीटमेंट करना है। ट्राइकोडर्मा विरिडी से 4 ग्राम पर केजी, मतलब अगर 1 किलो आप बीज लगा रहे हैं तो 4 ग्राम, या तो अगर आपके पास स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है तो 10 ग्राम पर केजी आपको देना है। और जब आपकी जो सॉइल का ट्रीटमेंट करेंगे तो उस समय स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस 1 किलो पर एकड़ देना है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 2.5 ग्राम मात्रा को स्प्रे में आपको लेना है। यदि आपके खेत में लीफ स्पॉट आ जाता है, यदि आ जाता है तो मैंकोजेब 2 ग्राम पर लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम पर लीटर में मिलाकर आपको देना है। यदि आपके खेत में पाउडरी मिल्ड्यू आ रहा है, पाउडर जम रहा है पत्तियों पर, तो इसमें वेटेबल सल्फर आता है, वेटेबल सल्फर 3 ग्राम पर लीटर देना है, या तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम पर लीटर या केराथिन नाम की दवाई आती है वो आप दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा मात्रा में आ रही है तो 15 दिन के इंटरवल में 3 बार हमें देना है। यदि आपके खेत में डायबैग और फ्रूट रोट आ रहा है, डायबैग मतलब वही जो जलने वाली समस्या है ऊपर से, और फ्रूट रोट मतलब फल सड़न की यदि समस्या है तो मैंकोजेब एक दवाई आती है, कार्बाडेंजिम और मैंकोजेब 2 ग्राम पर लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम पर लीटर आपको देना है। 15 दिन के अंतराल पे 3 बार इसको देना है यदि ज्यादा बीमारी आ गई है तो। भैया कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये 2 केमिकल्स को आप ध्यान रखिए अगर आप केमिकल खेती करते हैं। मैं ऑर्गेनिक में भी अभी आपको बताने वाला हूं कि ऑर्गेनिक में हमारे कौन कौन से केमिकल है, जो है जैविक उपाय भी है जो फंजाई को नियंत्रण करते हैं। यदि आपके खेत में एंथ्रेक्नोज आ गया है तो आप 4 ग्राम पर केजी ट्राइकोडर्मा विरिडी लीजिए, उससे ट्रीटमेंट करिए, या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस 10 ग्राम पर केजी दीजिए, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2.5 ग्राम मात्रा को पर लीटर में हर 15 दिन में 3 बार दीजिए। यदि आपके खेत में चीली मोजेक आ गया है, अब चीली मोजेक को आपको समझ में आना चाहिए भैया, चीली मोजेक मतलब वायरस ही होता है और ये स्पेशली एफिड से फैलता है, और ये चीली मोजेक हमें देखने को मिलता है ठंड के समय में। तो इसमें हमें एफिड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब एफिड एक सकिंग पेस्ट है, रस चूसक कीट है, तो इसके लिए हम इमिडाक्लोपिड दवा का उपयोग कर सकते हैं। 70% WS मतलब 12 ग्राम लेना है पर केजी सीड में, जब हम सीड का ट्रीटमेंट करेंगे तब। स्प्रे में भी हम इसे ले सकते हैं, इमिडाक्लोपिड 17.8 SL या फिप्रोनिल 5% SC 1 ml पर लीटर में, या इमिडाक्लोपिड 17.8 SL 3.5 ml पर 10 लीटर में लेकर हम स्प्रे करवा सकते हैं। और नीम तेल है उसका तो आपको स्प्रे करना है। यदि एक अच्छी क्वालिटी का नीम तेल चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई कह सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा।
सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट का यदि आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो वही है मैंकोजेब 0.25% या क्लोरोथेलोनिल कवच नाम से प्रोडक्ट आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ये बहुत हानिकारक बैक्टीरिया होता है। जब ये आ जाता है तो हो सकता है कि आपका पूरा नष्ट हो जाए। तो इसके लिए बोर्डेक्स मिक्सचर आपको बनाना पड़ेगा 1%, जिसमें हम लाइम और कॉपर सल्फेट लेते हैं। ये नहीं है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग करना है। ध्यान रहे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को हमेशा उपयोग करना है हमें फ्रूट आने से पहले, फल आने से पहले हमें उपयोग करना है, क्योंकि ये बहुत जहरीली दवा होती है। आगे है 9वीं दवाई फ्यूजेरियम विल्ट, मतलब आपके खेत में अगर विल्ट उखटा रोट आ गया है तो उसके लिए हमें ड्रेंचिंग करना पड़ेगा जड़ में बोर्डेक्स मिक्सचर 1% की, ब्लू कॉपर की 0.25% की, या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस हम दे सकते हैं। यदि आपके खेत में लीफ कर्ल आ गया है, लीफ कर्ल समझ रहे हैं किससे होता है? व्हाइट फ्लाई से होता है, जिसे हम वायरस भी कहते हैं। तो व्हाइट फ्लाई का मैंने एक होल नियंत्रण बताया है मिर्ची के वायरस वाले वीडियो में, मेरे वीडियोस में जाइए और या मैं आपको यहाँ पर लिंक भेज रहा हूँ, इस वीडियो पर टच करिए और इसको देखिए कि कैसे हम वायरस का नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पायरोक्सीपेन बताया है, फिर आपको जो सीडलिंग की तैयारी करनी वो कैसे करना है, ठीक है ना। अन्य जो केमिकल बताया है, मेज की बॉर्डर लगानी है आपको ताकि आपका वायरस इधर से उधर ना जाए, ठीक है। आगे जो है कॉलर रोट को जब भी आपके खेत में आता है आपको हेक्साकोनाजोल दवाई को याद रखना है। 1 लीटर आधा लीटर पर एकड़ में आपको ड्रेंचिंग करना है। ड्रिप है तो ड्रिप में दे दीजिए, उसके बाद स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस दवाई आप दीजिए 1 लीटर पर एकड़, तो आपकी ये बीमारी नियंत्रण हो जाएगी। कुछ नए टेक्निकल्स भी आ गए हैं। ये जो नए टेक्निकल्स हैं इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। ये नए टेक्निकल्स भी आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं। नए टेक्निकल्स में अगर हम बात करते हैं, डाइबेग अगर आता है, ये डाइबेग अगर आता है तो डाइफेनाकोनाजोल 25% EC 100 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में आपको देना है। यदि आपके खेत में फल गलन की समस्या है, फ्रूट रोट की समस्या है, तो एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% SC 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में आपको देना है। और फ्रूट रोट के लिए ये नहीं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 1000 ग्राम पर एकड़ 400 लीटर पानी में मिलाकर देना है। ये भी नहीं तो क्लोरोथालोनिल 75% WP 320 ग्राम प्रति एकड़ 300 लीटर पानी में देना है। इनके अगर आप ट्रेड नेम चाहते हैं तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखिए, मैं यहाँ पर आपको ट्रेड नेम देता हूँ। यदि आपके खेत में भभूतिया रोग जिसे हम पाउडरी विल्ड्यू कहते हैं, यदि ये आ गया है तो इसके लिए एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC 200 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। साथ में वेटेबल सल्फर 1250 ml लेना है, प्रति एकड़ 400 लीटर पानी में लेकर स्प्रे करना है। यदि एंथ्रेक्नोज आपके खेत में आ जाता है तो टेबिकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 50% WP 100 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलकर आपको स्प्रे करना है। तो इस तरह से ये केमिकल हो जाते हैं और आप इसको ध्यान देंगे। दूसरा मैं आपको ऑर्गेनिक बता देता हूँ। ऑर्गेनिक भी खेती करना आवश्यक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप केमिकल ही खेती करें। ऑर्गेनिक भी बहुत सारे रिजल्ट देते हैं समय के साथ। जैसे हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास हमने बताया, इनको आपको साथ में देना है। वर्टिसिलियम लेकोनी आपको साथ में देना है। तो ये क्या होगा, हमारे फंगस जो शुरू में माइसेलियम बनेगी उसको नष्ट करेगी, क्योंकि फंगस का एक जीवन चक्र होता है, शुरू से वो बहुत छोटी स्टेज में होती है। यदि हमने फसल लगाई है और फसल लगाने के साथ ही हमने थोड़ा थोड़ा फर्स्ट ड्रेंचिंग में हमने उसको कंट्रोल कर लिया, तो हो सकता है कि बड़ी फसल होते होते ये कम नुकसान हमें करेगी। इसके साथ में अगर आपको जैविक में बात करें तो आप छाछ लीजिए। आपका छाछ कम से कम 20 से 25 दिन, कुछ लोग 45 दिन भी बोलते हैं। इस छाछ में आप कोई सा भी कॉपर डाल दीजिए, आपके यहाँ तांबा है उसको डाल दीजिए, 45 दिन रखिए, फिर इस छाछ को उपयोग करिए खेत में स्प्रे के रूप में। छोटी फसल है तो 100 ml पर पंखे में आप ले सकते हैं 15 लीटर में। उससे क्या होगा कि आपकी फंगस जनित बीमारियां, साथ ही आपकी जो कीट हैं, इल्लियां हैं, सकिंग पेस्ट है, ये बिल्कुल नहीं आएंगे।
और छाछ को एक रामबाण माना गया है। मैंने अभी देखो कितनी जो स्टेम के ऊपर लगी थी बीमारियां, सारे में मैंने कॉपर की बात करी कि कॉपर नियंत्रण करता है। तो जब आप छाछ के साथ कॉपर फंजीसाइड डालेंगे, कॉपर को डालेंगे, तो आपके बीमारियां कम से कम आएगी। तो और दूसरा है कि आपको प्राइमरी इनाकुलम जो होता है, मतलब जैसे आपने खेत में मिर्ची लगाई, अब आपको तो पता नहीं कहाँ से फंगस आएगी, कहाँ से कवक आएगी, तो भैया आपका जो प्राइमरी इनाकुलेशन मतलब जिस पौधे से बीमारी आई है उसे वॉच करना है। उस पौधे को जितना जल्दी हम नियंत्रण कर ले तो दूसरे पौधे में हमारी बीमारियां कम जाएगी। तो प्राइमरी इनाकुलेशन को अगर हम करेंगे तो सेकेंडरी इनाकुलम का मतलब ये हुआ है कि पहले पौधे से दूसरे पौधों में जो बीमारी फैल रही है इसे हम सेकेंडरी इनाकुलम कहते हैं। और अगर हम सेकेंडरी इनाकुलम तक बीमारी को जाने से रोक लेते हैं तो 100% हमारा खर्चा कम हो जाएगा और उत्पादन बढ़ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको नई जानकारी चाहिए तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको सारी जानकारी दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।